हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, उसके अंदर आज हम वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ एवं उसकी मर्यादाएं पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसकी प्रस्तावना के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आधुनिक आर्थिक जगत के अंदर जो भी आर्थिक प्रवृत्ति की जाती है, उन आर्थिक प्रवृत्ति का जो केंद्र स्थान है वो केंद्र स्थान मुद्रा माना जाता है। आज व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय करने के लिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। मुद्रा के बिना व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाता, या तो जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं होती है उसे क्रय कर पाता नहीं है। मुद्रा विनिमय के माध्यम का काम करती है और साथ में मूल्य के संग्रह का भी काम करती है। भविष्य में जन्म लेने वाली हमारी जो भी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए लोग मुद्रा की बचत करते हैं और उसके द्वारा ही भविष्य की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। मनुष्य की जो आवश्यकता है वो आवश्यकताएं असीमित होती है, जिसमें वह सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण नहीं कर सकता है। इसीलिए उसे परस्पर विनिमय के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का आपस में आदान प्रदान कर ही अपनी आवश्यकताओं को अधिष्ट संतुष्ट करने का प्रयत्न करना पड़ता है। प्राचीन समय के अंदर मनुष्य अपने पास जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं थी उसके बदले में ही अपनी आवश्यकताओं और को पूर्ण करने का प्रयत्न करता था, जिसे वस्तु विनिमय के रूप में जाना जाता था या बदला प्रथा के रूप में जाना जाता था। हम वस्तु विनिमय प्रथा किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। वस्तु विनिमय प्रथा यानी वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा को वस्तु विनिमय प्रथा कहा जाता है। प्राचीन समय के अंदर ग्रामीण व्यवस्था में जो किसान होते थे वो किसान परस्पर व्यवहार करते थे। किसानों का जो जीवन था वो सादा जीवन था। किसानों की जो ज़रूरतें थी वो ज़रूरतें भी बहुत ही कम थी। प्राचीन समय के अंदर वस्तु विनिमय के द्वारा लोग अपनी जो आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम करते थे। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे किसान होता था तो किसान गेहूँ का उत्पादन अपने खेत में करता था। अपने उपयोग के लिए जितने गेहूँ चाहिए उतने गेहूँ अपने पास रखता था
और बाकी गेहूँ देकर चावल, कपड़ा, जूता चप्पल उसकी जो ज़रूरतें होती थी उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करता था। उसी प्रकार से जूता चप्पल बनाने वाला व्यक्ति भी जूते चप्पल के बदले में अनाज, कपड़ा, घी इत्यादि वस्तुओं को प्राप्त करने का काम करता था। ज्ञान प्रदान करने वाले जो शिक्षक होते थे वो शिक्षक ज्ञान के बदले में जो भी जीवन जरूरी वस्तुएं होती थी उसे प्राप्त करने का काम करते थे। लोगों को मनोरंजन देने वाले जो कलाकार होते थे वो कलाकार भी मनोरंजन के बदले में अनेक प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करते थे। इस प्रकार प्राचीन समय के अंदर लोग वस्तु विनिमय प्रथा के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम करते थे। लेकिन जिस प्रकार से समाज और आर्थिक जगत का विकास हुआ, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, उसकी वजह से लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो बढ़ने लगी है। उसमें बदलाव देखने को मिलता है, सूक्ष्म होने लगी है। औद्योगिकरण, शहरीकरण, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की वजह से इस बदला प्रथा के अंदर या वस्तु विनिमय प्रथा की ढेर सारी मर्यादा हमारे सामने देखने को मिलती है। हमारे जो प्रत्यक्ष व्यवहार थे वो प्रत्यक्ष व्यवहार बहुत ही कम हो गए हैं और लोगों की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता बढ़ गई है। वस्तु विनिमय प्रथा जिसे हम बदला पद्धति या तो अवीज प्रथा कहते हैं, उसकी कुछ मर्यादाएं भी हमारे सामने हैं जो निम्नानुसार है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रथा की जो पहली मर्यादा है उसका नाम है आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य यानी कि तालमेल की समस्या। आर्थिक और सामाजिक विकास होने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ी हुई है। देश का जो अर्थतंत्र पहले सरल था वो अर्थतंत्र जटिल हो गया है। पहले गेहूँ देकर चावल प्राप्त कर सकते थे या चावल देकर कपड़ा प्राप्त कर सकते थे। जितना सरल था अब उतना सरल नहीं रहा है, क्योंकि जिसके पास चावल थे उसे अब गेहूं की ज़रूरत नहीं है। उसे चावल के बदले में कपड़े की ज़रूरत थी। जिसके पास कपड़ा था उसे घी के बदले में चावल नहीं चाहिए बल्कि कपड़े के बदले में घी चाहिए। इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रथा के अंदर वस्तुओं का तालमेल बिठाना बहुत ही कठिन कार्य था। अविभाज्य वस्तु के बदले में विभाज्य वस्तु का विनिमय किस प्रकार से करना है ये बहुत ही कठिन प्रश्न माना जाता था। दूसरी जो समस्या है जिसका नाम है मूल्य संग्रह की समस्या। वस्तु विनिमय प्रथा के अंदर व्यक्ति को मूल्य संग्रह के बारे में या तो मूल्य की जो संग्रह होता था उसकी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता था। मूल्य का अर्थ होता है विनिमय का मूल्य। किसान गेहूं का उत्पादन करता था और गेहूं का उत्पादन करके गेहूं के बदले में वे जूते, चप्पल या कपड़े प्राप्त करता था। यानी कि गेहूं का उत्पादन करके अपनी जो ज़रूरतें होती थी वो पूर्ण करने का प्रयत्न करता था। लेकिन दिन प्रतिदिन उत्पादन बढ़ने लगा, उत्पादकता बढ़ने लगी। इसकी वजह से किसान को अपनी आवश्यकता जितना जो गेहूँ था वो अपने पास रखता था,
और अतिरिक्त गेहूँ, बाकी जो गेहूँ था उसे किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। अगर किसान उस गेहूँ का अगर संग्रह कर सकता है तो भविष्य में फिर से वो गेहूँ देकर जूता, चप्पल, कपड़े, चावल प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब कि अगर वो जो गेहूँ होते थे उस गेहूँ का अगर वो संग्रह कर सकते तो भविष्य में उत्पन्न होने वाली अपनी आवश्यकताओं को फिर से वो पूर्ण कर सकते थे, अपनी आवश्यकताओं को फिर से संतुष्ट कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, गेहूँ को दीर्घकाल तक किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। अगर गेहूँ को दीर्घकाल तक अगर सुरक्षित रखेंगे तभी वो अपनी भविष्य की जो भी आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते थे। व्यक्ति मेहनत करके जिन वस्तुओं का बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पादन करता था और उसके बदले में जो भी वस्तु या सेवा को वो प्राप्त करते थे या विनिमय करते थे, लेकिन उन उत्पादनों को किस प्रकार से लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए, ये भी एक प्रश्न था, ये भी एक समस्या थी। हमारी जो तीसरी मर्यादा है वो मर्यादा है मूल्य मापन की समस्या। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के बाद आर्थिक जगत के अंदर, औद्योगिक जगत के अंदर वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य के मापन का प्रश्न उत्पन्न हुआ है। गेहूँ के सामने चावल का विनिमय कर सकते थे, तब तक ठीक था। अनाज के सामने अनाज का विनिमय करना बहुत ही सरल था। लेकिन जब गेहूँ के सामने अनाज के अतिरिक्त अनेक वस्तुएं आ गई, जिसकी वजह से विनिमय को याद रखने का काम बहुत ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल था। 1 मन गेहूँ के बराबर 2 मन चावल, लेकिन 1 मन गेहूँ के बराबर 10 मीटर कपड़ा, 1 मन गेहूँ के बराबर कितना घी और कितने किलो घी के बराबर कितना कपड़ा, या तो फिर कितने चावल, यह सब तय कर पाना बहुत ही मुश्किल था और उसके अनुसार व्यापार करने का काम भी कठिन था। तो जिसके लिए एक सर्वसामान्य मापदंड की आवश्यकता हमें पड़ी। तो कहने का मतलब कि मूल्य मापन की जो समस्या थी वो समस्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार हमने देखा कि मूल्य मापन की समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की वजह से वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य मापन का प्रश्न उत्पन्न हुआ। अनाज के सामने हम अनाज का मूल्य का मापन कर सकते थे, लेकिन अनाज के अलावा की जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं का मापन कैसे किया जाए वो एक बहुत बड़ा प्रश्न था और इसीलिए हमें सर्वसामान्य मापदंड की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्यता का अभाव, मूल्य के संग्रह की आवश्यकता, या तो फिर मापदंड के रूप में हमें कोई एक सर्वसामान्य माध्यम की ज़रूरत पड़ी। वस्तु विनिमय प्रथा की ये जो मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं की वजह से मुद्रा का आविष्कार हुआ या तो मुद्रा की खोज हुई। इस प्रकार हमने इस पूरे वीडियोस के अंदर प्राचीन समय के अंदर लोग वस्तु विनिमय प्रथा का उपयोग किस प्रकार करते थे, अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूर्ण करते थे, वस्तु विनिमय प्रथा क्या है और वर्तमान समय के अंदर वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादाएं कौन सी है, इसके बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया, समझने का प्रयत्न किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य केवल शिक्षा से संबंधित ज्ञान देना है, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके कोई भी प्रश्न है, सलाह है, सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। आगे के वीडियोस में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।